नमस्कार। आज हम एक लंबी छलांग लगा रहे हैं सीधे 8वीं से 18वीं सदी के बीच, मतलब पूरे 1000 साल। ये वो वक्त था जब दुनिया के कई कोनों में, आप देखिए भारत, यूरोप, अरब जगत, समाज, सियासत, संस्कृति, सब में बड़ी उथल-पुथल हो रही थी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं जो उस जमाने की एक झलक दिखाते हैं। तो आज इरादा यही है कि इन स्रोतों की मदद से समझें कि दुनिया कैसे बदल रही थी, अलग-अलग हिस्से कैसे जुड़ रहे थे और भारत, हाँ भारत, इस पूरी कहानी में कहाँ था। तो चलिए मिलके इस इतिहास की परतों को खोलते हैं, एकदम गहराई से। बिल्कुल। ये 1000 साल, ये वाकई दुनिया के इतिहास में बहुत अहम है। नई ताकतें उभरीं, पुराने साम्राज्य बिखर गए। और सबसे दिलचस्प बात है विचारों का, टेक्नोलॉजी का, व्यापार का लेन देन। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तो इन स्रोतों के जरिए हम देखेंगे कि कैसे दुनिया अनजाने में ही सही एक दूसरे के करीब आ रही थी। तो शुरुआत यूरोप से करते हैं। रोमन साम्राज्य जो कभी इतना बड़ा था, वो टूट चुका था। पश्चिमी हिस्सा, जिसका सेंटर रोम था, उस पर उत्तर और पूरब से, मतलब आज के रूस और जर्मनी के इलाकों से, स्लाव और जर्मन कबीलों के हमले हो रहे थे। लूटपाट तो हुई, पर धीरे धीरे ये कबीले वहीं बस भी गए। हाँ, और इन्हीं कबीलों और पुरानी आबादी के मिलने से ही आज के जो यूरोपियन देश हैं, उनकी कहीं ना कहीं बुनियाद पड़ी। लेकिन रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर कहते थे, राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, वो काफी हद तक टिका रहा। इसमें पूर्वी यूरोप, तुर्की, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आता था। वहाँ एक मजबूत बादशाहत थी, एक सिस्टम था जो पुरानी रोमन परंपराओं को आगे बढ़ा रहा था। और यहीं एक मजेदार बात आती है, चर्च का बंटवारा। पश्चिम में रोम वाला कैथोलिक चर्च और पूरब में कॉन्स्टेंटिनोपल वाला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। दोनों के तौर तरीकों में, मान्यताओं में फर्क आ गया था। और दिलचस्प बात यह है कि रूस ने ईसाई धर्म इसी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के असर से अपनाया था। सही कहा। और ये बाइजेंटाइन साम्राज्य सिर्फ टिका ही नहीं रहा, बल्कि व्यापार और कल्चर का एक बड़ा सेंटर भी था। खासकर एशिया के साथ इसका खूब लेन देन चलता था। इसने एक तरह से पुराने ग्रीस, रोम और जो नई अरब दुनिया उभर रही थी, उसके बीच पुल का काम किया। ये साम्राज्य फिर 15वीं सदी के बीच में खत्म हुआ, जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। उधर पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद तो जैसे शहर एकदम वीरान से हो गए। इतिहासकार इस दौर को डार्क एज यानी अंधकार युग भी कहते हैं। सुना है इसकी एक वजह सोने की कमी भी थी, जो अफ्रीका से आता था और पूरब से व्यापार में लगता था। देखिए, ये डार्क एज नाम थोड़ा गुमराह कर सकता है। हाँ, ये सच है कि शहर कमजोर हुए, व्यापार घटा, लेकिन इसी दौर में खेती का खूब विस्तार हुआ। जमीनें साफ की गईं, नई तकनीकें आईं, और इसी खेती ने, आप देखिए, 10वीं सदी के बाद फिर से शहरों को बसाने और विदेशी व्यापार को बढ़ाने की जमीन तैयार की। 12वीं से 14वीं सदी आते आते पश्चिमी यूरोप फिर से पनपने लगा। साइंस, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, शहर फिर गुलजार हुए। इटली में पडुआ, मिलान जैसे शहरों में यूनिवर्सिटीज खुली, जिन्होंने नई सोच को जन्म दिया। अच्छा। और यहीं से आगे चलकर पुनर्जागरण यानी रेनेसांस की शुरुआत हुई। अच्छा, इसी उथल-पुथल के बीच पश्चिमी यूरोप में एक नए तरह का सिस्टम बन रखा, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म जिसे कहते हैं। ये शब्द निकला है फ्यूडम से, जिसका मतलब होता है फीफ या जागीर। ये क्या था पूरा सिस्टम? इस सिस्टम में जो असली ताकत थी, वो जमीन के मालिकों के हाथ में थी। बड़े बड़े सरदार कह लीजिए। ये सरदार अपनी फौज रखते थे और बड़े इलाकों पर इनका कंट्रोल था। राजा भी एक तरह से सबसे बड़ा सरदार ही होता था उस वक्त। धीरे धीरे राजाओं ने कोशिश की कि इन सरदारों की जो आपसी लड़ाइयां होती रहती हैं उनको रोका जाए, क्योंकि इससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। और इसका तरीका क्या निकाला? राजा इन सरदारों से वफादारी की कसम लेता था, मतलब उन्हें अपना वैसल बनाता था। बिल्कुल। राजाओं ने अपना वैसल यानी अधीन सामंत बनाता था, और बदले में राजा उस सरदार की जमीन को उसकी फीफ या जागीर मान लेता था, उस पर उसका हक पक्का कर देता था। फिर ये सरदार भी अपने नीचे और छोटे सरदार रख सकते थे, उन्हें अपनी जागीर का कुछ हिस्सा देकर अपना वैसल बना लेते थे। तो एक पूरा पिरामिड जैसा बन गया था। हाँ, एक के नीचे एक। जी। तो इस सामंती सिस्टम में राजकाज पर जमीन वाले अमीर लोगों का, एरिस्टोक्रेसी का कब्जा था, और ये अक्सर खानदानी होता था। मतलब बाप के बाद बेटा सरदार बनता था। बाहर के लोगों के लिए इस क्लब में घुसना बहुत मुश्किल था।
हालांकि कभी-कभी गद्दारी करने वाले सरदार हटाए भी जाते थे और नए लोग आ जाते थे, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस सामंतवाद से जुड़ी दो और खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी लगता है। पहली है सर्फडम। ये क्या बला थी? सर्फडम मतलब आप इसे एक तरह की बंधुआ मजदूरी समझ सकते हैं, सेमी स्लेवरी। सर्फ वो किसान था जो जमीन पर खेती करता था, लेकिन वो जमीन से बंधा हुआ था। वो अपने मालिक यानी लॉर्ड की इजाजत के बिना न तो अपना काम बदल सकता था, न गांव छोड़कर कहीं जा सकता था। अरे बाप रे, शादी भी नहीं? हाँ, और न ही अपनी मर्जी से शादी कर सकता था। बहुत पाबंदियां थीं। और दूसरी चीज थी मैनर सिस्टम। मैनर मैनर मतलब वो किला या हवेली जहां लॉर्ड रहता था। ये लॉर्ड बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक होते थे। कुछ जमीन पर तो वो सीधे सर्फ से खेती करवाते थे, जिसे अपने खेत के साथ साथ लॉर्ड के खेत पर भी बेगार करनी पड़ती थी। बाकी जमीन सर्फ को खेती के लिए मिलती थी, लेकिन उसके बदले उन्हें लगान देना पड़ता था, या तो अनाज के रूप में या फिर नकद। और हाँ, कानून व्यवस्था बनाए रखना, छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना, ये भी लॉर्ड की जिम्मेदारी थी। तो लोग सर्फ बनते क्यों थे? देखिए, उस जमाने में बहुत असुरक्षा थी, लड़ाइयां होती रहती थी, तो कई आजाद किसान भी अपनी सुरक्षा के लिए किसी ताकतवर लॉर्ड की शरण में चले जाते थे और सर्फ बन जाते थे। एक तरह का सौदा था। क्या भारत में भी ऐसा कुछ था? हमारे यहाँ भी तो सामंत हुआ करते थे। देखिए, भारत में बिल्कुल वैसा सर्फडम या मैनर सिस्टम नहीं था जैसा यूरोप में था। हमारे यहाँ किसान तकनीकी रूप से ज्यादा आजाद थे। अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ भी जो स्थानीय जमींदार थे या जिन्हें सामंत कहा जाता था, उनके पास बहुत ताकत थी। किसान काफी हद तक उन पर निर्भर थे, कर्ज के लिए, सुरक्षा के लिए। अच्छा। तो असल सवाल ये नहीं है कि किसान कागज पर आजाद थे या नहीं, बल्कि ये कि वो अपनी आजादी का इस्तेमाल कितना कर पाते थे। यूरोप में भी 14वीं सदी के बाद ये सर्फडम धीरे धीरे कम होने लगा था, खत्म होने लगा था। अच्छा, और सामंतवाद की दूसरी बड़ी पहचान क्या थी? आपने मिलिट्री का जिक्र किया था। हाँ, वो था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, फौज का ढांचा। और इसका सबसे बड़ा सिंबल था घोड़े पर सवार कवच पहने योद्धा, जिसे नाइट कहते थे। घोड़ों पर लड़ने वाली सेना यानी कैवलरी, इसका चलन यूरोप में 8वीं सदी के आसपास ज्यादा बढ़ा। इससे पहले रोमन सेना में पैदल सिपाही, इन्फेंट्री, वो ज्यादा अहम होते थे। घोड़ों का इस्तेमाल इतना अहम कैसे हो गया अचानक? माना जाता है कि लड़ाई का तरीका बदला अरबों के आने से। अरबों के पास घोड़े बहुत थे, उनकी रफ्तार तेज थी और वो घोड़े पर बैठकर तीर चलाने में माहिर थे। इसके सामने पैदल सेना कई बार बेअसर होने लगी। अब इतनी बड़ी घुड़सवार सेना रखना, उसका साजो सामान जुटाना, ये किसी एक राजा के बस की बात नहीं थी, महंगा सौदा था। तो फिर? तो यहीं पर सामंती सिस्टम काम आया। राजा ने अपनी जमीनें, जागीरें सरदारों में बांट दी और बदले में उनसे कहा कि भाई, तुम अपने खर्चे पर इतने घुड़सवार और इतने पैदल सैनिक तैयार रखोगे जो जरूरत पड़ने पर मेरे लिए लड़ेंगे। सेना का खर्चा एक तरह से बढ़ गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। और इस घुड़सवारी लड़ाई को दो नई चीजों ने और भी खतरनाक बना दिया है ना? मैंने पढ़ा था रकाब के बारे में। बिल्कुल। पहली चीज थी लोहे की रिकाब, आयरन स्टिरअप, पैर फंसाने वाली वो जगह। इससे पहले या तो लकड़ी की रिकाब होती थी या रस्सी का फंदा, जिससे सिर्फ पैर टिका सकते थे, धक्का नहीं दे सकते थे। लोहे की मजबूत रिकाब आने से भारी कवच पहना योद्धा भी घोड़े पर एकदम जमकर बैठ सकता था। वो भाले से जोरदार हमला कर सकता था और टक्कर लगने पर नीचे नहीं गिरता था। ये बहुत बड़ा बदलाव था। कमाल है, छोटी सी चीज पर कितना असर। और दूसरी चीज? वो थी घोड़े को जोतने का एक नया तरीका, एक नया साज, हार्नेस जिसे कहते हैं। इससे घोड़ा पहले से लगभग 2 गुना वजन खींच सकता था, चाहे वो हल हो या गाड़ी। माना जाता है कि ये दोनों ही चीजें, रिकाब और नया साज, पूरब से आईं। अच्छा, पूरब से मतलब चीन से? हाँ, शायद चीन या सेंट्रल एशिया से यूरोप पहुंची। भारत में इनका इस्तेमाल 10वीं सदी के बाद आम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सियासत, अर्थव्यवस्था और मिलिट्री जरूरतें सब ने मिलकर यूरोप में सामंतवाद को मजबूत किया। सामंतवाद के अलावा यूरोप में चर्च का भी बहुत दबदबा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पश्चिम में जब कोई एक मजबूत साम्राज्य नहीं रहा, तो कैथोलिक चर्च ने सरकार के भी कुछ काम संभाल लिए। रोम के पोप सिर्फ धार्मिक गुरु ही नहीं रहे, बल्कि उनके पास काफी राजनैतिक और नैतिक ताकत भी आ गई। वो राजाओं को बना बिगाड़ सकते थे। ये एक तरह से धर्म का युग था। राजाओं, सरदारों और अमीर व्यापारियों ने चर्च को खूब जमीनें और पैसा दान दिया। इससे कई मठ बने, मॉनेस्ट्रीज। इन मठों का क्या काम था? सिर्फ पूजा पाठ? नहीं, कुछ मठ तो वाकई गरीबों की सेवा करते थे, बीमारों का इलाज करते, मुसाफिरों को ठहराते थे। वो पढ़ाई लिखाई के भी बड़े सेंटर थे।
यूरोप के पुराने ज्ञान को, कल्चर को बचाने और बढ़ाने में चर्च की बहुत अहम भूमिका थी उस दौर में। लेकिन मैंने सुना है कुछ मठ बहुत अमीर हो गए थे। हाँ, ये भी सच है। कुछ मठ इतने अमीर हो गए कि वो खुद सामंती लॉर्ड की तरह बर्ताव करने लगे। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थीं, उनके अपने सर्फ थे। इससे चर्च के अंदर भी झगड़े हुए और राजाओं के साथ भी टकराव हुआ, क्योंकि राजाओं को चर्च की ये बढ़ती हुई दुनियावी ताकत पसंद नहीं आ रही थी। ये खींचतान आगे चलकर, जैसा मैंने कहा, पुनर्जागरण और फिर रिफॉर्मेशन यानी सुधार आंदोलनों की वजह में से एक बनी। चलिए अब यूरोप से निकलकर अरब दुनिया की तरफ चलते हैं। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ और इसने आपस में लड़ने वाले अरब कबीलों को एक बड़ी ताकत बना दिया। शुरुआती खलीफाओं ने तो एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तक। जी हाँ, फिर 8वीं सदी के बीच में अब्बासिद वंश सत्ता में आया और उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अगले करीब 150 साल तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर और खुशहाल साम्राज्यों में गिना जाता था। उन्होंने पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के जो अहम इलाके थे उन पर कब्जा किया और उन व्यापारिक रास्तों पर भी कंट्रोल किया जो भूमध्य सागर को भारत और आगे चीन तक जोड़ते थे। इन रास्तों पर सुरक्षा देना ये उनकी अमीरी और बगदाद दरबार की जो शान और शौकत थी उसकी एक बड़ी वजह बना। सुना है अरब लोग व्यापार में बड़े माहिर हो गए थे इस दौर में। बिल्कुल, वो जमाने के सबसे बड़े व्यापारी और समुद्री यात्री बनकर उभरे। सोने का दीनार और चांदी का दरहम उनकी करेंसी दुनिया भर में चलती थी। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि अफ्रीकी सोने तक उनकी सीधी पहुंच थी। उन्होंने हिसाब किताब रखने के नए तरीके इजाद किए, जैसे डबल एंट्री बही खाता, बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम को भी बहुत डेवलप किया। यहाँ तक कि हुंडी, जिसे हम आज भी जानते हैं, उसका इस्तेमाल भी उन्होंने बड़े पैमाने पर शुरू किया। और उनके खलीफा जैसे अल मामून और हारून अल रशीद, ये तो किस्से कहानियों में मशहूर है। अलिफ लैला में भी जिक्र आता है। हाँ, उनके दरबार की शान और सबसे बढ़कर ज्ञान विज्ञान को दिए उनके संरक्षण की बहुत चर्चा होती है। अब्बासिदों ने जिन इलाकों को जीता था, वहाँ के पुराने ज्ञान और तौर तरीकों को अपनाने में कमाल की महारत दिखाई। उन्होंने अपना राजकाज चलाने के लिए गैर मुस्लिमों को भी ऊंचे पदों पर रखा, ईसाई, यहूदी और गैर अरबों को भी, खासकर ईरानियों को। इसमें उन्हें कोई हिचक नहीं थी। और ज्ञान के लिए उन्होंने क्या खास किया? आपने हाउस ऑफ विजडम का जिक्र किया था। हाँ, खलीफा अल मामून ने बगदाद में बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम बनवाया। ये एक तरह की एकेडमी और लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी। यहाँ ग्रीक, बाइजेंटाइन, मिस्री, ईरानी और हाँ, भारतीय ज्ञान की किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया, बड़े पैमाने पर। देखते ही देखते दुनिया भर की लगभग सारी जरूरी वैज्ञानिक किताबें अरबी में उपलब्ध हो गई। और यहीं पर भारत का कनेक्शन बहुत मजेदार है। वो डेसिमल सिस्टम यानी शून्य और दशमलव प्रणाली, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है और जो 5वीं सदी में भारत में विकसित हुई, वो इसी दौरान अरब दुनिया पहुंची। एकदम सही। और 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने इसे अपनी किताबों के जरिए मशहूर किया। फिर 12वीं सदी में ये यूरोप पहुंची और मजे की बात है, वहां इसे अरब अंक कहा गया। हाँ, ये तो है। इसके अलावा खगोल विज्ञान पर आर्यभट्ट का ग्रंथ सूर्य सिद्धांत, उसमें सुधार करके उसका अनुवाद हुआ। चरक और सुश्रुत की मेडिकल की किताबें अरबी में ट्रांसलेट हुई। भारतीय व्यापारी इराक और ईरान के बाजारों में आते जाते थे। भारतीय डॉक्टरों और कारीगरों की बगदाद में खलीफा के दरबार में बड़ी इज्जत थी। और कहानियां भी तो गईं, पंचतंत्र। हाँ, संस्कृत की कहानियों का संग्रह पंचतंत्र, जिसे अरबी में कलीला व दिमना कहा गया, उसका भी अनुवाद हुआ। और माना जाता है कि ये कहानियां पश्चिम में जो ईसिप की दंत कथाएं हैं, उनका आधार बनी। यानी 10वीं सदी आते आते अरब लोग साइंस और मैथ्स में दुनिया में सबसे आगे निकल गए थे। हाँ, कह सकते हैं। ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, रोशनी का विज्ञान, केमिस्ट्री, मेडिसिन, हर फील्ड में उन्होंने कमाल का काम किया। अरब ज्योग्राफर्स ने दुनिया के नक्शे बनाए, दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ाई। इसने खुले समंदर में रास्ता खोजने के लिए नए उपकरण बनाने में भी मदद की। लेकिन क्या ये सारा काम सिर्फ अरब नस्ल के लोगों ने ही किया? नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। इनमें से बहुत सी खोजें और काम अरब साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों ने किए थे, जैसे खुरासान यानी ईरान, मिस्र, स्पेन वगैरह के गैर अरब लोगों ने। अच्छा, तो फिर इसे अरब साइंस क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि अरबी ही उस पूरे इलाके में, आप कह सकती हैं, लिटरेचर और विचारों के लेन देन की भाषा बन गई थी, लिंग्वा फ्रैंका जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात थी वो आज़ादी।
वैज्ञानिकों और विद्वानों को सोचने की, लिखने की, बहस करने की, कहीं भी आने जाने की आज़ादी मिली हुई थी और दरबार से संरक्षण भी मिलता था। ऐसी आज़ादी उस वक्त यूरोप में नहीं थी, जहां चर्च का बहुत सख्त रवैया था। और शायद भारत में भी हालात कुछ वैसे ही थे, क्योंकि इस अरब साइंस का असर भारत पर बहुत कम पड़ा और इस दौरान भारतीय साइंस की तरक्की थोड़ी धीमी पड़ गई थी। पर फिर इस अरब साइंस का पतन क्यों शुरू हुआ इतना आगे बढ़ने के बाद? हाँ, 12वीं सदी के बाद इसमें गिरावट आने लगी। इसकी कई वजह थी, लेकिन एक बड़ी वजह मानी जाती है बढ़ती हुई कट्टरता, एक तरह की रूढ़िवादिता, जिसने आज़ाद सोच को, नए विचारों को दबाना शुरू कर दिया। हालांकि स्पेन में ये 14वीं सदी तक चलता रहा। अच्छा, अरबों का असर अफ्रीका पर भी पड़ा होगा जरूर। हाँ, बिल्कुल। अरबों ने अफ्रीका को हिंद महासागर और मिडल ईस्ट के व्यापार से और करीब से जोड़ा। अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, जैसे मालिंदी, मुम्बासा, ज़ैंज़िबार, वहाँ अरब व्यापारी जाकर बसने लगे। इस व्यापार में सोना, हाथी दांत जैसी चीज़ें तो थीं, लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी था, गुलामों का बड़े पैमाने पर व्यापार। और इथोपिया? हाँ, उसी अफ्रीका में इथोपिया का एक पुराना और ताकतवर ईसाई राज्य भी था, जिन्हें हबशी कहते थे। ये लोग भारत के साथ भी व्यापार करते थे। इनका जिक्र भारतीय इतिहास में भी आता है। चलिए अब थोड़ा और पूरब की ओर चलते हैं, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। चीन में 8वीं-9वीं सदी में तांग राजवंश का दौर था। ये संस्कृति और समाज के लिहाज से एक सुनहरा काल माना जाता है। उन्होंने मशहूर सिल्क रोड वाले रास्ते पर होने वाले व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। रेशम, बेहतरीन चीनी मिट्टी के बर्तन यानी पोर्सलिन, जेट पत्थर का काम, ये सब पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत भेजा जाता था। चीन में विदेशी व्यापारियों का स्वागत होता था। अरब, फारसी, भारतीय सब वहां जाते थे। फिर वहां भी बदलाव आए, मंगोलों का हमला हुआ। हाँ, 10वीं सदी में सुंग राजवंश आया और फिर 13वीं सदी में मंगोलों ने चंगेज खां के पोते के नेतृत्व में चीन पर कब्जा कर लिया। मंगोल हमले में काफी तबाही हुई, ये सच है, लेकिन मंगोल शासक कुबलई खां ने पहली बार उत्तर और दक्षिण चीन को एक राज के नीचे एकजुट किया। उसका दरबार बहुत शानदार था। मार्को पोलो उसी के दरबार में गया था ना? जी हाँ, इटली का यात्री मार्को पोलो उसी के दरबार में कई साल रहा और उसने इसका बड़ा दिलचस्प वर्णन छोड़ा है। और मजे की बात, मार्को पोलो समुद्र के रास्ते वापस इटली गया था और रास्ते में भारत के मालाबार तट पर भी रुका था। तो देखिए दुनिया के हिस्से कैसे जुड़ रहे थे। और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो रहा था? यहाँ तो भारतीय संस्कृति का काफी गहरा असर दिखता है, मंदिरों में, नामों में। बिल्कुल। इस इलाके में इस दौर में दो बड़े शक्तिशाली साम्राज्य फले फूले। एक था शैलेंद्र साम्राज्य, जिसे श्रीविजय भी कहते हैं, और दूसरा कंबुज साम्राज्य। 7वीं सदी में उभरा शैलेंद्र साम्राज्य सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक फैला था। इनकी नेवी बहुत ताकतवर थी और चीन के साथ जो समुद्री व्यापार होता था उस पर इनका दबदबा था। भारत से इनके रिश्ते कैसे थे? लड़ाई वाले या दोस्ती वाले? दोनों तरह के। दक्षिण भारत के पल्लव और खासकर चोल राजाओं की नौसेना भी बहुत मजबूत थी। बंगाल की खाड़ी में उनका दबदबा था। चोल राजाओं ने तो समुद्री रास्ते खुले रखने के लिए सुमात्रा और मलाया पर हमले भी किए थे, नौसैनिक अभियान भेजे थे। लेकिन व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे थे। शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी थी पालेमबांग, सुमात्रा में। वो संस्कृत और बौद्ध धर्म की पढ़ाई का बड़ा केंद्र थी। चीन से भी विद्वान वहां पढ़ने आते थे। और मंदिर? बोरोबुदुर का नाम सुना है? हाँ, यहाँ के राजाओं ने शानदार मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे मशहूर है जावा का बोरोबुदुर मंदिर। 9वीं सदी में बना। ये बुद्ध को समर्पित है, एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। लेकिन कमाल की बात है कि इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के सीन उकेरे हुए हैं। गजब! मतलब भारत की कहानियां वहां इतनी लोकप्रिय थीं? बहुत ज्यादा। और दूसरा बड़ा साम्राज्य था कंबुज, जो आज के कंबोडिया और वियतनाम के इलाके में फैला था। ये 15वीं सदी तक चला। इनकी सबसे शानदार देन है अंकोर के मंदिर, खासकर अंकोर वॉट। 10वीं सदी से बनने शुरू हुए ये मंदिर करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। अंकोर वॉट, मैंने तस्वीरें देखी हैं, अद्भुत। हाँ, इनमें हिंदू देवी देवताओं, विष्णु, शिव और अप्सराओं की मूर्तियां हैं। दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्य हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी जगह सदियों तक गुमनाम रही, जंगल में खो गई थी। इसे 1860 में एक फ्रेंच प्रकृतिवादी ने दोबारा खोजा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब भारतीय व्यापारी और भिक्षु वहां बस भी गए थे? हाँ, बहुत से भारतीय व्यापारी,
ब्राह्मण पुजारी और बाद में बौद्ध भिक्षु दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन में जाकर बस गए थे। बौद्ध धर्म तो भारत से चीन गया और फिर चीन से कोरिया और जापान तक फैला। एक और दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि जब भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, तब ये दक्षिण पूर्व एशिया में खूब फल फूल रहा था। बिल्कुल, और वहां इसने हिंदू देवी देवताओं को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। भारत में जो हो रहा था उससे बिल्कुल उल्टा। इस पूरे इलाके में अलग अलग संस्कृतियों का बड़ा गजब का मेलजोल था और जबरदस्त धार्मिक सहनशीलता थी। इंडोनेशिया और मलाया में इस्लाम भी धीरे धीरे फैला, वो भी तब जब भारत में इस्लाम काफी मजबूत हो चुका था। भारत और इन देशों के बीच व्यापार और संस्कृति का ये सदियों पुराना रिश्ता टूटा कब? जब वहां यूरोपीय देशों का कब्जा हो गया। डच, अंग्रेज, फ्रेंच, उन्होंने ये पुराने कनेक्शन काट दिया। तो इन सारी बातों से, इन स्रोतों की इस गहरी पड़ताल से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? ऐसा लगता है कि ये 1000 साल दुनिया के सिमटने का दौर था। धीरे धीरे ही सही, दुनिया जुड़ रही थी। एकदम सही कहा। हमने देखा कि कैसे यूरोप रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग रास्ते पे चला, जहां सामंतवाद और चर्च का बोलबाला था। वहीं अरब दुनिया ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का एक चमकता सितारा बनकर उभरी। और भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसियों से बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे। विचारों का लेन देन हुआ, जैसे डेसिमल सिस्टम भारत से बाहर गया। कहानियां पहुंची, जैसे पंचतंत्र। हाँ, और टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रही थी। लोहे की रकाब, घोड़े का साज और जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, कागज, कंपास, बारूद जैसी चीजें चीन से अरबों के जरिए यूरोप पहुंचे। और दक्षिण पूर्व एशिया भारत और चीन के बीच एक अहम पुल बना रहा और वहां एक अनोखी मिलीजुली सभ्यता पनपी, जिसमें भारतीय रंग बहुत गहरे थे। तो ये साफ है कि दुनिया जिसे आज हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसका एक बहुत शुरुआती दौर से गुजर रही थी। अलग अलग सभ्यताएं एक दूसरे पर असर डाल रही थीं, एक दूसरे से सीख रही थीं, भले ही उनकी अपनी अलग पहचान और विकास का रास्ता था। ये लेन देन की एक लंबी और बहुत पेचीदा कहानी है। आज की ये बातचीत हमें दिखाती है कि दुनिया हमेशा से कितनी जुड़ी हुई रही है। ये 1000 साल 8वीं से 18वीं शताब्दी ज्ञान, व्यापार और संस्कृति की अद्भुत आदान प्रदान का गवाह रहे, जिसने आने वाली सदियों की नींव रखी। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हमने देखा कि कैसे कुछ ताकतवर केंद्र जैसे बगदाद या बाइजेंटाइन साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचे और फिर ढलान पर भी आए। सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इन पुराने महान शक्ति केंद्रों के पतन के पीछे क्या वजह रही होंगी, और क्या उनके पतन ने ही कहीं ना कहीं भविष्य में नए केंद्रों, शायद यूरोप में, के उदय का रास्ता साफ किया? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं सोचने के लिए और शायद अगली बार की चर्चा के लिए।